हमारी आबादी 1921 के बाद में स्टेडीली बढ़नी शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमारी डेथ रेट घट गई और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंटीबायोटिक्स का या एंटी माइक्रोबियल्स का, क्योंकि पहले कई सारे इन्फेक्शन ऐसे होते थे जिसमें पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। इसी तरीके से एंटीबायोटिक का अगर हम दुरुपयोग करते रहेंगे तो हम अपनी अगर आने वाली नस्लों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। उनके लिए ऑप्शन ही नहीं बचेंगे। माइल्ड सिम्टम्स हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, कुछ दिन में ठीक हो जाती है, तो एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। मुझे ये समझाइए कि डॉक्टर हमेशा ये जोर देते हैं कि आपको पूरा कोर्स करना है एंटीबायोटिक का, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बैक्टीरिया को आधा अधूरा ट्रीट करेंगे, मैं इसको आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने सांप में चोटिल कर दिया सांप को, तो सांप अगली बार ज़्यादा जोर से आक्रमण करेगा, फिर वो आपको संभलने का मौका नहीं देगा। ये लग रहा है कि आने वाले 25-30 सालों में एक सामान्य इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता है। ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हम सन 50 तक पहुँचते पहुँचते ड्रग रेजिस्टेंस का जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं और उसमें मिलियंस में अपने लोगों को लूज करेंगे। भारतवर्ष में 2 भारतवर्ष हैं। एक जेंटरी वो है जो एंटीबायोटिक को लेकर के बहुत ज़्यादा फोबिक रहती है, वो हर साइड इफेक्ट को एंटीबायोटिक से जोड़ना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट। और एक वो जेंट्री है जो बहुत ज़्यादा तादाद में है, जो हर किसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स को लेना पसंद करती है या ले लेती है। दोनों ही गलत हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ इंसान की सबसे बड़ी जीत। एक ऐसी दवा जिसने मामूली जख्म, गले की खराश और बुखार को जानलेवा संकट बनने से बचाया। पेनिसिलिन मेडिकल साइंस की पहली ट्राइड एंड टेस्टेड एंटीबायोटिक थी। दिलचस्प बात यह है कि इसकी खोज किसी महान योजना के तहत नहीं, बल्कि एक भूल, एक खुली खिड़की और एक गंदे से प्लेट से हुई थी। पेनिसिलिन के बाद इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की दुनिया पूरी तरह से बदल गई, या कहें आसान हो गई। सर्जरी सेफ हो गई और बच्चों की डिलीवरी भी आसान हुई। करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बची इससे। लेकिन आज यही दवा सवालों में है। क्या हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या यही लापरवाही भविष्य की कोई बड़ी बीमारी बनने वाली है? नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी, जिनसे आज हम एंटीबायोटिक की ताकत, उसकी सीमाएं, उसके सही इस्तेमाल को समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद। सर, एंटीबायोटिक्स एक टॉपिक हमने चुना है। इसके पहले आप थोड़ा ये समझा पाएँ कि बैक्टीरिया क्या है और एंटीबायोटिक क्या है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में, और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और इसका जो पूरा कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से केवल हमें अपने आप को कन्फाइन बैक्टीरिया तक नहीं रखना चाहिए। हमें जो माइक्रोब्स हैं उनके सभी को इंक्लूड करके बात करनी चाहिए। उसमें वायरस भी आता है, उसमें बैक्टीरिया भी आता है, उसमें फंगस भी आता है, उसमें प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस भी आते हैं। कहने का मतलब जो कीटाणु है वो कई तरीके के हो सकते हैं। पर हाँ, रिसेंटली जो भी बात चल रही है वो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को लेकर के चल रही है। एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने के काम आती हैं। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि हमारे कौन से बैक्टीरिया अच्छे हैं और कौन से बैक्टीरिया बेकार हैं या ख़राब हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि सारे बैक्टीरिया ही हमारे लिए हानिकारक हैं, तो ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी हैं। तो जब भी हम कोई भी दवाई का इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, और इसका बहुत इस्तेमाल वैसे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से होना चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर अभी अवेलेबल हैं बहुत सारी एंटीबायोटिक, बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक भी। और इसका सबसे आम इस्तेमाल सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में किया जाता है। और फिर हम ये भी सुनते हैं एक तरफ कि इनको वायरल है। तो अगर वायरल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक क्यों, और सामान्य खांसी, बुखार में एंटीबायोटिक कब देनी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल जायज़ मसला है कि हम बहुत सिंपल सी कंडीशंस के लिए या बिना ये सोचे समझे कि इसमें कितना एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, हिंदुस्तान में हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्रकार का प्रयोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हानिकारक है और किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। पहले हमें तय करना चाहिए कि वास्तव में इस एंटी माइक्रोबियल एजेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो कितनी डोज में, कितने समय के लिए, किस प्रकार से, वो सब चीज़ों को, सब बारीकियों को पहले में समझना चाहिए। हमें जस्ट लाइक दैट इस प्रकार की चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए।
और थोड़ा सा आप मुझे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी समझा दें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक कैसे लोग यूज़ करते हैं, क्या ये कन्फ्यूज़न है वायरल? जो वायरल कंडीशंस हैं वो बेसिकली इसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु या वायरस है, इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड डेड। ये मृत और जीवित के बीच की जो कड़ी है वो वायरस है। हिंदी में इसको हम विषाणु कहते हैं। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लाइफ। वायरस की खासियत क्या होती है कि जिस शरीर में घुसता है वो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो एंटी वायरल मेडिसिन बनाने में इसलिए डिफ़िकल्टीज आती हैं। हालांकि पिछले कई सालों में बहुत सारी एंटी वायरल मेडिकेशंस भी बनी हैं, बट फिर भी उसमें डिफ़िकल्टी आती है। वायरस में एक अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर वायरस को हमारी बॉडी कुछ दिन के बाद में अक्सर मैनेज कर लेती है। सभी वायरस को नहीं, लेकिन ज़्यादातर को मैनेज कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर बिना बात एंटीबायोटिक जो वायरस के लिए बना ही नहीं है उसका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ तो सर ये दिखते हैं, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आप, कुछ तो सिम्टम्स आराम दिखते हैं लोगों के। ज़ुकाम में लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वो वायरल इन्फेक्शन ही है, अगर फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमको फ़ायदा हुआ। क्या ये भ्रम है? देखिए, वायरल कंडीशन क्या होंगी, अब अगर मैं कहूँ कि भाई वायरल और बैक्टीरियल में कैसे फ़र्क करें, तो वायरल कंडीशन क्या होंगी, यूजुअली वो एयरबॉर्न डिसीज ज़्यादातर होती हैं। कुछ वेक्टर बॉर्न भी हो सकती हैं, इंजेक्शन से भी हो सकती हैं। लेकिन अमूमन जो हम कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैलने वाली दिक्कतें होती हैं। मैंने खांसा, दूसरे को जुकाम हो गया, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं और सिम्टम बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होते हैं, माइल्ड होते हैं। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उलट हो सकता है कि इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक चलता रहे, बहुत सीवियर किस्म का हो और बहुत सारी दवाई जो हम अंटमंट कई बार खाते हैं उसको लेने से भी कंट्रोल ना हो। तो मोटा मोटी एक कॉमन आदमी ये डिसाइड करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि आसान नहीं है, कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, कुछ दिन में ठीक हो जाती है, तो एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जैसे कोरोना के बाद अभी एजिथ्रोमाइसिन का इंटेक बहुत बढ़ गया लोगों में। आप जब कोई एंटीबायोटिक लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, और जो लोग सिर्फ 1 दिन या 2 दिन एंटीबायोटिक खा करके छोड़ देते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना कितना ज़रूरी है और आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, पहले तो ये तय होना चाहिए कि जो सामने इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है, ये जो पेशेंट है, उसको है क्या मैटर। क्या वो इन्फेक्शन है? अगर इन्फेक्शन है तो क्या वो बैक्टीरियल है? और अगर बैक्टीरियल है तो वो किस किस्म का बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया किस दवाई से ज़्यादा अच्छा मरेगा। सही तरीका तो ये है कि हम सब चीज़ों को पहले जज करें, और हम भी कोशिश करते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि इसको प्रॉपर तरीके से जज करने के बाद ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाए। और एक बार अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसको प्रॉपर डोज में प्रॉपर समय के लिए ठीक से लेना बहुत ज़रूरी है। उसको किस तरीके से लेना है, कितनी बार लेना है, कितने समय तक लेना है, ये सब पेशेंट को ठीक से समझना चाहिए और तभी उसका सही से प्रयोग करना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं तो डायग्नोज कैसे होगा कि बैक्टीरिया है कौन सा? एक तो मैंने सुना है कि ब्लड कल्चर एक जांच है बैक्टीरिया के डायग्नोज करने की, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी बहुत देर में आती है। तो अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन है तो कुछ तो एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ती है, तो फिर कैसे ये डिसाइड होता है? नहीं, आप सबसे पहले तो पेशेंट के हिस्ट्री लेंगे, उसके सिम्टम्स जानने की कोशिश करेंगे, फिर आप उसको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आप कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे कि भाई यही संभावनाएं हो सकती हैं। और जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से हमें ऐसे पेशेंट में कुछ टेस्ट भी करने होते हैं, जैसे ब्लड कल्चर है, या अगर यूरिन में प्रॉब्लम है तो यूरिन कल्चर है या यूरिन रूटीन टेस्ट है। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी करते हैं जिनके नतीजे बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट है या कुछ और भी इस किस्म के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको किया जा सकता है। तो उन सब टेस्टों को मिला जुला करके आप एक अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसके बिना पे जो भी एंटी माइक्रोबियल आपको उचित लगता है, आपको लगता है इसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसके हिसाब से, और कौन सा एंटी माइक्रोबियल या कौन सा एंटीबायोटिक आपको देने की ज़रूरत है, उस हिसाब से फिर आप उसको शुरू करते हैं। अच्छा, आपने एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक लिखी, पेशेंट उसको ले रहा है और उसको 1 दिन में 2 दिन में सिम्टम्स में आराम मिल गया, उसके बाद वो छोड़ दे रहा है उस दवा को। मुझे ये समझाइए कि डॉक्टर हमेशा ये जोर देते हैं कि आपको पूरा कोर्स करना है एंटीबायोटिक का, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बैक्टीरिया को आधा अधूरा ट्रीट करेंगे, मैं इसको आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने सांप में चोटिल कर दिया सांप को, तो सांप अगली बार ज़्यादा जोर से आक्रमण करेगा आपके ऊपर, फिर वो आपको संभलने का मौका नहीं देगा।
यही चीज़ हमारी कीटाणुओं के विषय में अप्लाई होती है। तो अगर आप किसी कीटाणु को पार्शियली ट्रीट करते हैं, आधा अधूरा आपने उसका इलाज किया, कुछ दिन दवाई खाई फिर आपने छोड़ दी या प्रॉपर डोज नहीं ली, तो कुछ कीटाणु उसमें आपके शरीर में जिंदा रह सकते हैं जो उस एंटीबायोटिक से या उस दवाई से बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, अगली बार जब वो इन्फेक्शन फ्लेयर अप करेगा या जोर भरेगा तो बहुत जोर से होगा और फिर आपको उस एंटीबायोटिक से शायद निजात उस बीमारी से नहीं मिल पाएगी। मतलब बैक्टीरिया वेपनाइज हो जा रहा है बहुत। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर जीव को अपने बचने का रास्ता ढूंढने का अधिकार है। तो हर कीटाणु, हर जीवाणु अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो उसी को हम आज की तारीख में ड्रग रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ा थ्रेट बन गया आज की तारीख में, बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आप बता रहे हैं, ये मिसयूज से ही फैला है ये। तो एंटीबायोटिक के ज़्यादा लेने से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, बिना कोर्स पूरा किए, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये है कि हमारे यहाँ ऑन काउंटर दवाइयाँ मिल जाती हैं। आप जाइए मेडिकल स्टोर पे और दवाई ले लीजिए। उसने ना तरीका सही समझाना है, ना उसका प्रॉपर यूज़ समझाना है, ना ये समझना है कि भाई इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, बहुत सारे मरीज जिनको इस तरीके की आदत होती है या फाइनेंसेस बचाने की कोशिश करते हैं, वो सीधे जाके ऑन द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। उसके अलावा फिर आप जाएं तो बहुत सारी जो पैथीज़ हैं, सो कॉल्ड पैथीज़ हैं, अब हैं तो आयुर्वेद की या होम्योपैथी की, वो भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रही होती हैं, जो नहीं करना चाहिए कायदे से। बहुत सारे सेमी क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो इस किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रैम्पेंट तरीके से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारा पॉलिट्री फॉर्म है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ हो रहा है। उसके अलावा कई बार पेशेंट अपने एंड से करता है, उसको लगता है आराम आ गया, उसने दवाई बीच में बंद कर दी। क्यों डॉक्टर के पास जाना, क्यों फीस देनी, क्यों एंटीबायोटिक फर्दर खाना। तो उस तरीके की समस्याएं भी हैं। या उस एंटीबायोटिक को जान लेना कि डॉक्टर साहब ने ये लिखी थी, अब दोबारा ना दिखा के बार बार उसी को ही दुकान से ये भी एक तरीका है, ये भी लोग करते हैं। ये वही पेपर निकाला, उसको खाना शुरू कर दिया, या उनके परिवार में किसी को समस्या हुई, उसमें से निकाल के प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ उनको दे दी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने लगा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा देश दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है और हम दुनिया में वॉल्यूम वाइज 3rd नंबर पे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में। तो हमारी जिम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कंज्यूम भी उतना ही कर रहे हैं दवाई, बिल्कुल कंज्यूम कर रहे हैं और रैम्पेंटली कर रहे हैं, इम्प्रॉपर वे में कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को थोड़ा समझाइए कि ये खतरनाक कितना है। मतलब कोई एक एंटीबायोटिक से अगर रेजिस्टेंस हो गया तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हैवी डोज या दूसरे ग्रुप में जा कर के ट्रीटमेंट, लेकिन ये कितना खतरनाक आने वाले भविष्य में हो सकता है। और एज ए पेशेंट ट्रीट करते हुए कभी आपने ये देखा हो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक ट्राई कर ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? बिल्कुल, वो हम चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करने लगे हैं जहाँ भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ हिंदुस्तान की आबादी में, वो 1921 के बाद हुआ। ऐसा नहीं कि 1921 से पहले लोग बाग फैमिली प्लानिंग फॉलो कर रहे थे इसलिए देश की आबादी नहीं बढ़ रही थी। हमारी आबादी 1921 के बाद में स्टेडीली बढ़नी शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमारी डेथ रेट घट गई और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंटीबायोटिक्स का या एंटी माइक्रोबियल्स का। क्योंकि पहले कई सारे इन्फेक्शन ऐसे होते थे जिसमें पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। 1950 से लेकर के 1981 के बीच में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, जिससे हमारी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। अभी भी हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो इसमें निश्चित रूप से जो कंट्रीब्यूशन है इस आबादी के बढ़ने में इन एंटीबायोटिक्स का है, क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हुई। और आजकल हम बहुत सारी बीमारियों को पहचान भी नहीं रहे, वो गायब भी हो गई, खत्म भी हो गई हैं बिकॉज ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। लेकिन जिस तरीके से हमने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है, अब सबसे बड़ा खतरा यही पैदा होने लगा है कि कहीं हम पुराने इस इरा में दोबारा वापस तो नहीं पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जब सारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस हो जाएगा तो फिर जो भी इन्फेक्शन होंगे उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होगा। और ऐसे केसेस हम अक्सर आईसीयू में फेस करते हैं अभी भी आज की तारीख में। और आपने सुना भी होगा कि कई बार उसमें सुपर बग की बात होती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके लिए आज भी एंटीबायोटिक्स बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक्स का इतना मिसयूज़ कर लिया है। जैसे क्लेब्सिला है, एसिनेटोबैक्टर है, ई कोलाई है और भी बहुत सारे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। सुपर बग क्या है? जो बैक्टीरिया ट्रीट नहीं हो रहा है
बैड बैक्टीरिया है वो ट्रीट नहीं हो रहा, वही सुपर बग है, इसके कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। जिसमें ज़्यादातर दवाइयाँ फेल हो जा रही हैं। आप उसका कल्चर भेजते हैं और आपको पता चलता है कि ये किसी दवाई से सेंसिटिव ही नहीं है, एंड यू हैव गॉट नो ऑप्शन टू ट्रीट दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स। और ये केवल मतलब बैक्टीरिया के केस में नहीं हो रहा है, ये मलेरिया में भी हम फेस करते रहे हैं, ये हम ट्यूबरक्लोसिस में भी फेस करते रहे हैं। मलेरिया जो कि एंटी वायरल डिजीज है, जो बेसिकली प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोअल डिजीज। वायरल नहीं है, प्रोटोजोअल डिसीज है। अच्छा। तो उसमें भी कई बार ऐसी समस्याएं हम फेस करते रहे हैं, और ट्यूबरक्लोसिस में भी फेस करते रहे। एमडीआर का कंसेप्ट आपने सुना होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, वो भी इसी किस्म की समस्या है कि जहां एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन का मिसयूज हुआ है, इम्प्रॉपर यूज हुआ है, तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये केवल मॉर्टेलिटी तक कन्फाइंड नहीं है, ये हमारे जो खर्चे हैं सरकार के, हमारे पर्सनल खर्चे हैं, जो हमारी जॉब से एब्सेंट हो रहे हैं लोग बाग, ये उसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। और आने वाली पीढ़ी जेनेटिक्स को भी बिल्कुल बदलने वाले हैं। निश्चित रूप से जैसे हम बहुत सारा पॉल्यूशन या बहुत सारी चीज़ें करके आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान कर रहे हैं, इसी तरीके से एंटीबायोटिक का अगर हम दुरुपयोग करते रहेंगे तो हम अपनी अगली आने वाली नस्लों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। उनके लिए ऑप्शन ही नहीं बचेंगे, करेंगे क्या वो? लेकिन इसकी सीरियसनेस तो कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि ये तो मतलब एक बहुत इजी ऑप्शन है, कुछ चूरन खाने जैसा है कि आप जा कर के ले रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि आगे जब आप सच में, अभी तो यंग हैं, आपका शरीर जो है बीमारियों को झेल ले रहा है, लेकिन जब सच में कोई ऐसी फेटल डिजीज़ आपको होगी तब तो बिल्कुल ही मुश्किल होगा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कुछ। निश्चित रूप से, इसलिए लोगों में अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, आम जनता को इसके लिए जागरूक करना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ मेडिकल फेटर्निटी को भी इसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है। केवल ये आम जनता के लिए नहीं है, उनका तो जागरूक होना जरूर है ही, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इसके बारे में बहुत सही तरीके से जानकारी का होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कई बार इवन मेडिकल फेटर्निटी से जुड़े हुए लोग चीज़ों को बिना जज किए रेम्पेंटली उसको यूज़ करने लगते हैं, जो नहीं होना चाहिए, या कि इमीडिएट रिलीफ देने के लिए किसी भी तरह से। उसके कई सारे कारण कहूँगा मैं। उसमें कई बार फाइनेंसेस के रीजन होते हैं, कई बार आदमी का माइंड सेट होता है, और कई बार हम पेशेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश भी करते हैं बहुत जल्दीबाजी में, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, गांव में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इनकी दवा हमको सूट करती है। उसमें होता है ना, एक डोज में ठीक कर दिया, तो उसमें जज तो किया जाना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं, होना क्या चाहिए और क्या कर रहे हैं हम, ये जज होना जरूरी है, एक ऑनेस्ट एनालिसिस होना जरूरी है। बहुत सारी मैंने देखा सर गाँव में कि एंटीबायोटिक को दे रहे हैं, वो पत्ते भी नहीं दे रहे हैं, उसको कागज में लपेट के देते हैं कि पता भी ना चल पाए कि कौन सी ये एंटीबायोटिक है। वो एक समस्या है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा अभी तक चैरिटी का सिस्टम माने गए हैं, तो उसमें टोटली अब इम्बैलेंस हो गया है, मैस हो गया है। कहीं पे बहुत रैम्पेंट खर्चे हैं और कहीं पे लोग बहुत सस्ते में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो प्रॉपर उसमें कायदे बनाने चाहिए, तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए और तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम मुझे बताइए जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं, जो मैंने देखे हैं। वो एजिथ्रोमाइसिन है, एमॉक्सिलिन है। लोग ये समझ पाएँ कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अगर आपको बहुत मामूली बीमारी में ये दिया गया है, सर्दी ज़ुकाम में दिया गया है, तो प्लीज़ इससे बचें। वो कौन सी एंटीबायोटिक की, आप 4-5 एंटीबायोटिक के बारे में बताएं जो लोग उसको पढ़ सकें और जान सकें और उससे दूर रह सकें। नहीं, मैं उसमें ये कहूँगा, दूर रहने के लिए तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो प्रॉपर अपना डायग्नोसिस बनवाएं क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाकर के, और उसको समझें कि क्या वो वास्तव में ज़रूरत है उसकी, ज़रूरत है तो किस तरीके से खाना है, कितने दिन तक खाना है। उसको जस्ट लाइक दैट इस्तेमाल ना करें। तो या चाहे वो मतलब किसी मेडिकल फेटर्निटी की तरफ से आया हो, या वो अपनी तरफ से लिया हो, या मेडिकल स्टोर से लिया गया हो, तो वहाँ उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। अब जैसे आपने भी नाम लिया, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, एमॉक्सिसिलिन टाइप के एंटीबायोटिक हैं, सिप्लॉक्स जैसी दवाइयाँ हैं, ओफ्लॉक्स जैसी दवाइयाँ हैं, या इवन एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाइयाँ हैं। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, पर हाँ, हमें एक लॉजिक ढूंढना चाहिए कि क्या वास्तव में इस दवाई की आवश्यकता है, और अगर है तो किस तरीके से खाना है, कितने दिन खाना है। तो आप ये बता रहे हैं सर, ऐसा तो ये लग रहा है कि आने वाले 25-30 सालों में एक सामान्य इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता है। ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हम सन 50 तक पहुँचते ड्रग रेजिस्टेंस का, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं, और उसमें हम बिलियंस में अपने लोगों को लूज करेंगे। एक बहुत बड़ा एपिडेमिक होगा, बहुत बड़ा हादसा होगा, बहुत बड़ी इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। अच्छा। कि अगर हम इसी तरीके से अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं,
अपने जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का उसको नहीं चेंज करते हैं तो बहुत दूर नहीं है वो समय। मैं 2050 की 2150 की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को लूज़ करने वाले हैं। और क्या सर इससे जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी है बॉडी की, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? अगर आप बिना बात किसी भी कारण के एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे और उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा। और जैसा मैंने शुरू में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सारे बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं। तो जब हम उसका रैम्पेंट यूज़ करते हैं, हम इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं उनको भी हम डैमेज करते हैं। हाँ, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है गुड बैक्टीरिया का, वो डिस्टर्ब हो जाता होगा। बिल्कुल होता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, आप बता रहे हैं कि एमॉक्सिलिन है, इसमें बहुत लोगों को डायरिया की शिकायत होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आपका जो है गुड बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब हो रहे हैं इसलिए। बिल्कुल होता है। तो उसको अगर हम बार बार डैमेज करेंगे तो हमारी जो लड़ने की क्षमता है निश्चित रूप से वो प्रभावित होगी। तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। सर, मैंने छोटे बच्चों में भी देखा कि आजकल पेरेंट्स उनको भी एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिए हैं, बहुत छोटे बच्चों को सिरप में। बच्चों को एंटीबायोटिक देना, जैसे अगर किसी एडल्ट को दे रहे हैं जो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बच्चों को देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के? मैं वही कहूँगा कि हमें प्रॉपर जज करके देना चाहिए। लेट अस नॉट बी फोबिक ऑल्सो अबाउट एंटीबायोटिक्स, बट हम उसको जस्ट लाइक दैट मिसयूज ना करें। अगर हम उसको जस्ट लाइक दैट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रियली डेंजरस। बट हाँ, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर असेसमेंट के बाद अगर कोई एंटीबायोटिक दिया जा रहा है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा हमें फोबिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसका मिसयूज़ ना करें हम, कि हम अपने आप ही को शुरू कर दिया, ओवर द काउंटर मेडिसिन लाया उसको शुरू कर दिया, दैट शुड नॉट बी डन। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जैसे किसी को लूज मोशन है, मैंने देखा है कि साथ में डॉक्टर प्रोबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं कभी कभी। प्रोबायोटिक क्या है और ये क्या एंटीबायोटिक के साथ दी जा सकती है, या सिर्फ प्रोबायोटिक से आपको इन्फेक्शन ठीक हो सकता है? प्रोबायोटिक क्या होते हैं? जो कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो, एक्चुअली वो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एक नॉन हार्मफुल सस्पेंशन या फॉर्म में बना के आपको दिए जाते हैं। गुड बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया होते हैं वो। तो गुड बैक्टीरिया का बैलेंस बनाने के लिए हम कई बार एंटीबायोटिक के साथ उसको कंबाइन करते हैं, और कई बार हम बिना एंटीबायोटिक के भी प्रोबायोटिक्स देते हैं, और वो कई बार अपना प्रभाव अच्छा दिखाते हैं। तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये एंटीबायोटिक के मतलब जो नुकसान है उसके प्रभाव को कम भी करते हैं, तो क्या मतलब सिर्फ प्रोबायोटिक से भी इन्फेक्शन आपका ठीक हो सकता है अगर कोई दिक्कत है आपको? कुछ कंडीशंस में हो सकता है। अच्छा, अभी उतना चलन नहीं है इसका, उतना यूज़ नहीं हो रहा है? नहीं, आजकल तो काफ़ी यूज़ होने लगा है, पर इस्तेमाल करने से लाभ हो सकता है। सर, एंटीबायोटिक डिपेंडेंस को कम कैसे किया जाए फिर? क्या इसमें वैक्सीनेशन जो है कोई सहायता कर सकती है? नहीं, वैक्सीनेशन का तो निश्चित रूप से आविष्कार इसलिए किया गया था कि डॉक्टरी में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोई भी बीमारी पैदा ही ना हो, वही वैक्सीनेशन का सिद्धांत है। और उसके चलते बहुत सारी बीमारियां हमने दुनिया से रेडिकेट भी करी हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अभी हम पोलियो के पीछे लगे हुए हैं। तो वैक्सीनेशन का निश्चित रूप से फायदा है, पर वैक्सीनेशन की लिमिटेशन है। वो ये है कि वो सब बीमारियों के अगेंस्ट नहीं बन पाए हैं, और उसको समय रहते लगाना जरूरी है। एक बार इन्फेक्शन शरीर में घुस गया तो फिर वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो अगर हम वैक्सीनेट करें, जो बीमारियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं, तो उसमें निश्चित रूप से सोसाइटी को फायदा होगा। अच्छा। और आज की तारीख में दोबारा से एक बार को इंसिस्ट करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन हम केवल बच्चों में आजकल बात करते हैं, पर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स को भी लेकर के अवेयरनेस इसमें फैलाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो हमें बुजुर्गों को देनी चाहिए, जिससे वो बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच सकते हैं। जैसे कुछ आप बता सकें जो जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, या जैसे स्वाइन फ्लू का, हाँ, एक किस्म का बहुत ड्रेडेड निमोनिया होता है उसकी वजह से। अच्छा। और एजेड लोगों में, एक्सट्रीम्स ऑफ एज में बहुत कॉमन है, तो उसको आप दे सकते हैं। इसी तरीके से जैसे स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है, जिस हर साल कई सारे लोग सर्दियों में स्वाइन फ्लू लेके घूमते हैं, उसको पहले देने को तो नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जिनको हम बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी रिकमेंड करें, तो उससे लाभ होगा। मतलब इलाज की दुनिया में आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। वैक्सीनेशन जो आपको प्रिस्क्राइब हो रही है, एंटीबायोटिक, उसका पूरा कोर्स, इसका मिसयूज़ बंद करना पड़ेगा, तब एक आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अच्छा, आप इतने साल से ओपीडी करते हुए एंटीबायोटिक्स के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या सुना है आपने पेशेंट्स की, जो आपको आप प्रिस्क्राइब करते हो फिर आपके पास आते हो? कुछ एक मिथ डेवलप हुआ, कभी सुना है आपने कुछ एंटीबायोटिक के साथ? असल में भारतवर्ष में 2 भारतवर्ष हैं। एक जेंटरी वो है
जो एंटीबायोटिक को लेकर के बहुत ज़्यादा फोबिक रहती है, वो हर साइड इफेक्ट को एंटीबायोटिक से जोड़ना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट। और एक वो जेंट्री है जो बहुत ज़्यादा तादाद में है, जो हर किसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स को लेना पसंद करती है या ले लेती है। दोनों ही गलत हैं। हमें प्रॉपर ऑनेस्ट असेसमेंट करना चाहिए कि सामने वाले को बीमारी क्या है और उसमें एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल देने का कोई रोल है या नहीं है, और है तो कौन से वाला देना चाहिए और किस तादाद में देना चाहिए और कितने दिन के लिए देना चाहिए। हमारे यहाँ सर एंटीवायरल का चलन क्यों नहीं बढ़ा, जबकि होती वायरल डिजीज़ है, लेकिन एंटीवायरल कहीं का OTC ड्रग में शामिल नहीं है? नहीं, उसकी 2-3 वजह हैं कि जो अमूमन कॉमन वायरल कंडीशंस होती हैं, हाँ, वो आपने बताया वो कि सेल्फ लिमिटिंग होती हैं और माइल्ड होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत ही नहीं होती है। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि वायरस एक ऐसा विषाणु है जो हमारे शरीर का रूप धारण कर लेता है। तो दवाई बनाने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए कि दवाई ये पहचान पाए कि बाहर की चीज़ कौन सी है, कीटाणु कौन सा है, और हमारे शरीर की कोशिकाएं कौन सी हैं। वायरस क्या है, वो हमारे शरीर का रूप धारण कर लेता है, उसमें जाकर के खो जाता है वो। तो उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाने में डिफिकल्टीज आती हैं। यही समस्या हमें एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने में आती हैं, क्योंकि कैंसर में क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं जो बगावत कर देती हैं। तो हमें जब हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कौन सी हैं और परजीवी की कोशिका कौन सी है। तो एंटीवायरल मेडिकेशन बनाने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है। हालांकि अभी हमने बहुत सारी एंटीवायरल मेडिकेशन बना ली हैं, लेकिन वो लिमिटेड तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ, ये बस अच्छी है कि अभी उनका रैम्पेंट यूज़ नहीं हो रहा है। शायद वो अभी तक ओवर द काउंटर इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, इसलिए शायद नहीं हो रहा है। एक सवाल सर मैंने बीच में किया था, उसका उत्तर मुझे उस तरह से नहीं मिल पाया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को समझा दीजिए थोड़ा, कौन कौन से, कैसे इसको समझा जाए। देखिए, कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, असल में जो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया 2 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं मोटा मोटी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो दोनों को ही कवर करते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया हैं उनको भी, और जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं उनको भी। ये बेसिलाई या कोकाई भी हम कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को कवर करते हैं वो थोड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे, और जो एक खास किस्म के स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे। सर ये एक मिरेकल आइटम था, मतलब मिरेकल डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक, जिसको हमने ग्रोसरी आइटम बनाया बिल्कुल ही, और इससे शुरू हो गया एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंट। क्या आम आदमी करे कि इस रेजिस्टेंस को से वो निजात पा सके? हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए, और सोशली हम लोगों को कैसे इसके प्रति सजग और जागरूक रहना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा। इसकी शुरुआत में इस तरीके से करूंगा कि जो व्यक्ति विशेष है, जो हमारे इंडिविजुअल हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो पहले इसको लेकर के जागरूक हों और उसको समझें कि जीवन इतना सस्ता नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं। हमें दवाइयों का प्रयोग, खासतौर पे एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग प्रॉपर तरीके से ही करना चाहिए। उसमें फीस का लालच या जांच का लालच नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर के प्रॉपर इवेलुएट करने के बाद दवाइयों को लेना चाहिए। इस विषय में मैं सरकार से भी दरखास्त करूंगा कि सरकार को अपने जो लॉज हैं उनको स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, सख्त बनाना चाहिए, और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सख्त होना चाहिए। जो ओवर द काउंटर, जैसे आपने कहा ग्रॉसरी शब्द का इस्तेमाल किया, वो उस तरीके से यूज नहीं होनी चाहिए चीज़ें, वो रोका जाना चाहिए। जो बहुत सारी पैथीज हैं या अनक्वालिफाइड मेडिकल सपोर्ट है, उसको भी चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एंटीबायोटिक को प्रॉपर डोज में, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब करें। और जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमारे पास एक इसको लेकर के कमेटी होनी चाहिए जिसमें हम उसकी स्क्रूटनी करें कि कौन सा एंटीबायोटिक क्या सही यूज़ किया गया या गलत यूज़ किया गया, जिसे कहते हैं हम स्टूवर्डशिप, वो हमें हर जगह अडॉप्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से ये समय की बहुत बड़ी डिमांड है। शुक्रिया सर आने के लिए और हमें ये समझाने के लिए कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस क्या है, फोबिया क्या है, और इसका कैसे सही इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू। तो डॉक्टर त्यागी से हमने समझा कि 2 तरह के लोग हैं, एक जो एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ कर रहे हैं और एक जो इससे बिल्कुल ही डर रहे हैं, जिनके मन में फोबिया है। रास्ता कहीं बीच में है। रास्ता है डॉक्टर से
प्रिस्क्राइब करा के सही पूरा कोर्स करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।